ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनि त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्यापन की कक्षा में, जहां अध्ययन हम कर रहे हैं संस्कृत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने धातु रूपों के विषय में जाना और लकारों के विषय में जाना। हालांकि अभी लकारों का मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है, चूंकि हम अब वाक्य बनाने तक पहुंच चुके हैं, तो हमें धीरे धीरे जो है मतलब हम सभी जो है धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। एक दिन जो है हम लकारों का भी, सभी लकारों का कैसे उपयोग होता है वो भी करना सीखेंगे। फिलहाल जो है हम धातुओं के बारे में सीख रहे हैं। तो कल हमने धातु रूपों के विषय में सीखा और हमने जो है एक धातु की लिस्ट भी बनाई, जिसमें आप सभी ने सहयोग दिया और हमने लगभग 30 के आसपास जो है धातुओं को हमने उनके जो मूल रूप है उसके उसमें लिखा। अब जो मूल रूप में कुछ धातुएं ऐसी थी जो स्टार वाली धातुएं थी, कुछ धातुएं ऐसी थी जो बिना स्टार यानी सामान्य धातु। जो सामान्य धातुएं हैं उनका रूप तो जैसे पठती का बनता है लट लकार में, वैसे ही अन्य धातुओं का बनेगा। उदाहरण के लिए जैसे हमने एक धातु देखी थी अट, तो अट का मतलब होता है घूमना। तो ये धातुओं को मैंने की कॉपी में इसलिए लिखवाया है ताकि आप एक नियम बना लें कि 20-25 जो धातुएं हैं इनको हम नित्य प्रति, आपको कितना, देखिए आपको इनको डेली पढ़ना मात्र है, याद नहीं करना है, केवल नित्य प्रति पढ़ना है। जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि आप अभी मुझे सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पाठ सुनाइए, तो आप सभी सुनाने लग जाएंगे। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि कभी आपने हनुमान चालीसा को या सुंदरकांड को इस प्रकार से याद किया था क्या कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर क्या था इसके बाद जय कपीस, नहीं नहीं भूल गए फिर से। तो ऐसे कभी याद किया था क्या? जैसे हम पुस्तक के पाठ याद करते नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमें याद है। क्यों याद है? क्योंकि हम बारंबार उसका पाठ करते हैं, उसका पठन करते हैं। इसलिए आप इन धातुओं को बारंबार पढ़िए प्रतिदिन। लगभग 30 धातु हैं। एक धातु का अगर मैं 1 सेकंड भी मानूं तो आपको 30 सेकंड ही लगेंगे, और अधिक हुआ और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा। पढ़ना कैसे हमको? पठ पढ़ना, खाद भोजन करना, स्ना स्नान करना, दही ध्यान करना, पा पिब पीना, भज भजना, धाव दौड़ना, लिख लिखना, पूजा 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 करना, पच पकाना, क्रीड खेलना, खेल खेलना, यज यजन करना, स्था मतलब बैठना, उत प्लस स्था मतलब उठना। तो इस प्रकार से आप जो है इनका नित्य प्रति पाठ करेंगे तो आपको ये धातुएं याद हो जाएंगी। अब ये जो लिस्ट है ये हमारी समय के साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ती भी रहेगी। बढ़ती कैसे रहेगी? यानी कि जहां, इसलिए मैंने आपको पेज छोड़ने को बोला था कि जब हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको जो है और भी नई धातुओं से आपका परिचय होगा। आपको उन धातुओं को वहां इस लिस्ट में जोड़ते जाना है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारी ये लिस्ट तैयार हुई थी। उसके बाद हमने जो है सरल सरल वाक्यों को बनाना सीखा था कि, और मैंने आपको बताया था उत्तम पुरुष के कर्ता कौन है और मध्यम पुरुष के कर्ता कौन है। उसके अलावा धातुओं में कौन कौन से जो 18 प्रत्यय लगते हैं वो उन प्रत्ययों का भी परिचय हमने जाना। ठीक है। तो इस प्रकार से, और अंत में फिर हमने एक यूट्यूब चैनल का भी आपको सुझाव दिया था। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो वो डायरेक्ट वहां जाके पढ़ सकता है। आज जो है हम कारकों का परिचय जानेंगे कि कारक जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि कारकों के बिना वाक्य रचना असंभव है। फिर हमें जो है प्रतिदिन, प्रतिदिन नहीं तो 2 दिन में एक बार एक नए शब्द रूप को याद करना है और एक नए धातु रूप को भी याद करना है, क्योंकि हमारा जो लेवल है अब धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी हम सरल वाक्यों को सीख रहे हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, लेकिन उसके पूर्व मैंने आप लोगों को एक धातु लिखने को कही थी, जो कि बहुत सारे लोग लिख कर लाए हैं और बहुत सारे लोग लिख कर नहीं लाए हैं। तो जो लोग लिख कर नहीं लाए हैं
उनसे मेरा निवेदन है कृपया लिख लें, क्योंकि बिना लिखे आपको याद नहीं होगा। ठीक है जी। तो हमारी जो धातु थी वो थी अस धातु, यहाँ आपको दिख रही है, जिसका अस जो है ये भुवादिगण में पढ़ी गई है, भूवि लिखा है। ठीक है। अरे बच्चा एक सेकंड रुकिएगा, तो पेन को मैं सही कर लूं, जब तक आप इसको पढ़ने का अभ्यास करें। तो अस धातु का हिंदी अर्थ होता है होना या है, दो अर्थ में होता है। ठीक है। जैसे मेरे पास स्क्रीन, अच्छा हाँ वैसे कर लूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। जी जी धन्यवाद, ये हो गई बड़ी। तो धातु कौन सी है हमारी? अस धातु है, जिसका अर्थ होता है होना या है अर्थ में, दोनों अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं हम। तो इसका कलर हम चेंज कर लें, ये कर देते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए। तो अब यहाँ आपको कल्पना करनी है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और यहाँ पर आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं देखना है तो आप अपनी कॉपी में भी देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए एक बार पढ़ते हैं सभी लोग, फिर इसका अर्थ समझेंगे। तो पहले है अस्ति, तः, संति, अस्ति, तः, संति। ये ध्यान रखें, यहाँ पे द्विवचन में स्तः। तो ये हमारे यहाँ क्या होता है, उच्चारण का थोड़ा सा दोष होता है, क्योंकि वो हमारे क्षेत्रीयता के कारण होता है। तो अगर आप देखते होंगे तो ये क्या लिखा है, स्कूल लिखा है। ठीक है। तो यहाँ तो कैसा है, आधा सा है, लेकिन कई लोगों को मैंने बोलते सुना है वो इस तरह से बोलते हैं स्कूल, वहां पर ई लगा देते हैं ना। कई क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, झारखंड तरफ, हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है। तो हम ई का उच्चारण लगा देते हैं ना, जैसे 11 भी लिखते हैं तो 11 ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये क्षेत्रता के कारण होता है। तो अगर हो रहा है तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि जो लिखा है हम उसी का उच्चारण करें, क्योंकि संस्कृत में इतनी सरल भाषा है कि जो लिखा है वही पढ़ना है। ठीक है जी। तो ये स्तः हम इस तरह से ना बोलें, स्तः क्या है, स्तः, आधा सा और ता के बाद विसर्ग है। वर्ण विच्छेद आप लोग जानते ही हैं, इसलिए पहले वर्ण विच्छेद भी पढ़ाया था। तो अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, थ, असि, स्थः, स्थ, थ, आधा सा और था, अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है। अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है जी। एक बार मैं पूरा दोबारा से पढ़ देता हूँ ऊपर से नीचे तक। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। इस प्रकार से ये हमारे अस धातु के लट लकार के ये रूप होते हैं वर्तमान काल के। ठीक है जी। हमें पांचों लकारों के याद करना है। तो अब इनका अर्थ क्या है, तो अस्ति का मतलब है, स्तः का मतलब क्या हुआ, दो हैं, और संति का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे हैं। उसी तरह से असि मतलब तुम हो, उसी तरह से स्तः मतलब तुम दोनों हो। तुम क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है, और मध्यम पुरुष का कर्ता कौन है, त्वम है। अगर त्वम नहीं भी लिखा है तो भी त्वम ही है ना। और त्वम के साथ त्वम, युवाम, यूयम, इनके साथ हमेशा मध्यम पुरुष ही आएगा। उसी तरह से स्तः तुम सब हो, उसी तरह से अस्मि मैं हूं, स्वः हम दोनों हैं, स्मः हम सब हैं। अब आप चलिए, आपने जैसे इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, तो हमने राम शब्द पढ़ा है, तो रामः अस्ति, राम है। फिर यहाँ पे क्या होगा, स्तः द्विवचन है, तो राम का भी क्या आ जाएगा, द्विवचन आ जाएगा, रामौ स्तः, दो राम हैं। ठीक है। और संति का कैसा बनेगा, रामाः संति, बहुत सारे राम हैं। ठीक है जी। इस प्रकार से इनका वाक्य बनेगा। अच्छा, अब मध्यम पुरुष का कैसे बनाएंगे, तो आपने एक महावाक्य सुना होगा हमारे उपनिषदों में, तत्त्वमसि, है ना, ऐसे कहते हैं ना। एक सेकंड रुकिए, महावाक्य एक है ये, संभवतः 4 महावाक्य हैं, उसमें कहते हैं तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें, नहीं तत्व गलत लिख दिया मैंने, इसको सही से लिखना पड़ेगा, तत्व, अरे तो हाँ तत्व, हाँ सही तो लिखा था, तत्त्वमसि। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ देखिए त्वम लिखा है ना, त्वम। और याद करिए जब मैंने आपको बताया था, जब हम क्या बोलते हैं, हलोन्तरा संयोग संज्ञा पढ़ रहे थे, वहां आपको मैंने बताया था कि जो माँ है वो, मतलब माँ नहीं, या कोई सा भी व्यंजन हो, वो उस आगे वाले स्वर के साथ मिल जाता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये माँ जो है आ में मिला हुआ है, तो इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, त्वम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, असि, त्वमसि।
तत्त्वमसि, त्वम असि, तुम हो, है ना। उसी तरह से हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्मास्मि का क्या हो जाएगा, अहम ब्रह्मा अस्मि, ब्रह्मास्मि, है ना, इस तरह से। तो वहां पर अस्मि क्यों है, क्योंकि वहां पर कर्ता कौन है, अहम है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इस तरह से, ठीक है। अगर हम बोलेंगे तुम दोनों हो तो क्या बोलेंगे, युवाम था, क्योंकि ये युवाम क्या है, द्विवचन है। जब क्रिया एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन, कर्ता एक द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन। उसी तरह से अगर बहुत सारे हैं, यूयम स्था, यहाँ पर यूयम के साथ क्या होगा, स्था। आप इस प्रकार नहीं लिख सकते यूयम असी, असी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ता तो बहुवचन का और क्रिया एक वचन की है। उसी तरह से अहम अस्मि, आवाम स्वहा, वयम स्मः, है ना, इस तरह से हमारे वाक्य बनेंगे। तो ये धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्था स्था, अस्मि स्वहा स्मः, है ना। उसमें जो हम गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है कि क्या, यथा यथा ही, सॉरी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वहाँ अहम कहते हैं ना, वो अहम, तो अहम किसके लिए बोल रहे हैं, वो स्वयं के लिए बोल रहे हैं, मैं सृजन करता हूँ स्वयं का। तो इस प्रकार से वहाँ अहम अस्मि, है ना, वहाँ पे सृजामी, अहम पठामी, वहाँ पे कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है, सृज धातु का प्रयोग हुआ है। सृज का मतलब होता है सर्जन करना। तो ये आपकी लिस्ट में नई धातु जुड़ जाएगी, सृजा, वहाँ पे क्या रूप बनेगा, सृजामी, है ना, सृजति सृजतः सृजन्ति, सृजसी सृजतः सृजत, सृजामी सृजावः सृजामः, अहम सृजामी, मैं सृजन करता हूँ। इस प्रकार से तो ये सृज धातु है ना। और भी धातु आपको आगे मिलेंगी। तो ये आपका कौन सा रूप था, अस धातु का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल का होमवर्क आपका अभी बता देता हूँ। इसी में आपको त्रि धातु ये सर्च करके आना है, ठीक है जी। इसके आपको जैसे आपने पठ के लिखे, उसी प्रकार से आपने अस के लिखे, और अब अस के नीचे, इन दोनों के नीचे आपकी तीसरी धातु हो जाएगी। त्रि धातु का आपको क्या लिखना है, लट लकार लिख कर लाना है, ठीक है जी। ये आपका कल का गृह कार्य है, ये आपको त्रि धातु लिखना है, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं हमारे आज के कारक पे, क्योंकि कारकों के बिना जो है हम संस्कृत से हिंदी नहीं कर पाएंगे, हिंदी से संस्कृत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनका सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। अभी हम परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसके बाद विस्तार से जब हमें आवश्यकता होगी हम कक्षानुसार उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कारकम, कारकम, ठीक है जी, कारकम लिखेंगे ना, लिख लीजिए इस तरह से। कारकम हमारी हेडिंग है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसकी इसकी तीन चार परिभाषाएं मिलती हैं। पहली परिभाषा सरल सी है, क्रियाम करोति, क्रियाम करोति इति कारकम। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो क्रियाम करोति, जो क्रिया को करता है वो कारक है। तो क्रिया कोई सी भी हो सकती है, हमने इतनी सारी क्रियाएं लिखी हैं, पठती, भजती, लिखती, खादती, हंसती। तो जो हंसने की क्रिया कर रहा है वही कारक है, जो लिखने की क्रिया कर रहा है वही कारक है, ठीक है जी। ये इसका एक सरल सी परिभाषा है। दूसरी परिभाषा जो शास्त्रीय थोड़ी सी मिलती है वो क्या है, क्रियान्वयत्वम। इस प्रकार लिखेंगे, क्रियान्वयत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, कारकत्वम, इस तरह से क्रियान्वयत्वम कारकत्वम। यानी क्या अर्थ हुआ इसका, कि जिसका अन्वय, अन्वय मतलब संबंध कह सकते हैं आप, है ना, जिसका अन्वय क्रिया के साथ हो वही कारक है। जिसका अन्वय किसके साथ होता है, क्रिया के साथ होता है, वो कारक है। ये इसकी क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, ये सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है। यानी कि जिस ऐसा कोई शब्द जिसका संबंध सीधे क्रिया से है, जैसे हमने यहाँ पर वाक्य बनाया था, रामः पठति, राम पढ़ता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, देखिए पठति है, और पठति का संबंध किससे है, सीधा राम से है, इसलिए राम कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक हुआ। अब कौन कौन से कारक हैं वो हम आगे जानेंगे, लेकिन ये परिभाषा आपको संभवतः समझ में आ गई होगी कि जिसका क्रिया से साक्षात संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, वही कारक होता है। तो ये दो परिभाषा है। चलिए, अब नीचे हम एक लिस्ट बनाएंगे। अरे भैया, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं मिटना। अरे पूरे मिट गए, अच्छा यहाँ से जाएगा क्या,
नहीं आ रहा, अरे ठीक है चलो, तो मिट गया भैया, इसको बंद कर देते हैं। जाओ तुम ऊपर। हाँ, ये चल रहा है ना हमारा, तभी मैं सोचूंगी क्या प्रॉब्लम। एक सेकंड, डिलीट। चल, अब हम चार्ट बनाते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, कारक वही है, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आप लिखेंगे विभक्ति। यहाँ पर लिखिए विभक्ति, ठीक है जी। विभक्ति लिख ली। विभक्ति में क्या करना है, यहाँ से आपको विभक्तियां पता ही हैं। एक सेकंड, ज्यादा बड़ा हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे लिखिए विभक्ति। विभक्ति आपको पता ही है कौन कौन सी हैं, आपने याद होनी चाहिए। प्रथमा, द्वितीया, है ना, ऐसे करके सप्तमी से संबोधन पर्यंत लिख लीजिए, है ना। द्वितीया, फिर है तृतीया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना बाद में, ठीक है। चतुर्थी, पंचमी को पूरे लिख देते हैं, फिर है षष्ठी, फिर है सप्तमी, और अंत में हमारा आता है संबोधनम। संबोधनम, ठीक है जी। इस प्रकार से ये, सॉरी यहाँ पे माँ ही होगा, ये अंत में है इसलिए माँ लिखेंगे, हाँ। तो हमारा क्या होगा, संबोधनम, इस प्रकार से। तो ये हमारी 7 विभक्तियां होंगी और एक संबोधन हो गया, ठीक है। अब अगले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कारक, ये कारक, और यहाँ पर लिखेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह संभवतः आपने ये अध्ययन किया होगा, है ना, फिर भी चूंकि हम सीख रहे हैं इसलिए लिख लीजिए, ठीक है। कारक और कारक चिन्ह, है ना। अब सबसे पहले प्रथमा जो है, इसमें लिखेंगे कर्ता। द्वितीया में लिखेंगे कर्म। तृतीया में लिखेंगे करण। चतुर्थी में लिखेंगे संप्रदान। पंचमी में लिखेंगे अपादान, जिसको आता है वो लिख सकता है, जिसको नहीं आता यहाँ से लिखते जाए, अपादान। षष्ठी का है संबंध, षष्ठी का है संबंध। सप्तमी का है अधिकरण, अधिकरण। और संबोधन का संबोधन, है ना, संबोधन का संबोधन ही रहेगा, ठीक है। याद रखिए संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है ना, कर्ता और संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होगी, है ना। इसको मैं निकाल लूँ, अगर कहीं चैटिंग कुछ आ रही हो तो पढ़ लूँ, हाँ लिखते जाइए। थोड़ा सा रुका हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ना। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, चलिए धीरे धीरे हुआ। सृज का मतलब, सृज का मतलब, सृज का मतलब हुआ जी सृजन करना, बनाना, कुछ नई रचना करना, है ना, सृजन। अच्छा, तो ये हो गया आपका, ये सप्तमी, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। अब हमको कारक चिन्ह लिखने हैं बगल में। तो कर्ता का कारक चिन्ह है ने, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए भूतकाल, ठीक है। भी समझाऊंगा क्यों लिखा है। कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है ने, नहीं ने नहीं होगा, क्षमा करें, ने नहीं होगा, से, और कॉमा लगा के लिखेंगे के द्वारा। करण से कॉमा के द्वारा, कॉमा इसलिए कि ये दोनों अलग अलग है ना। संप्रदान के लिए, इसका चिन्ह है, यानी चतुर्थी संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए। पंचमी से, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए अलग होना, अलग होना, होगा नहीं यार भाई, होना, ठीक है। इस प्रकार से चलिए, संबंध का लिखेंगे का, के, की। उसी तरह से हो जाएगा अगला, रा, रे, री, है ना। अधिकरण का है मैं, कॉमा, पे और पर, मैं पे पर, यहाँ माँ में बिंदी रखते हैं हमेशा। संबोधन का हो जाएगा हे, भो, सॉरी क्षमा करें, यहाँ पे थोड़ा अलग विधि से लिखना पड़ेगा संबोधन में, थोड़ा सा सही करता हूँ मैं, रुकिए। क्या होगा, हे, संबोधन है इसलिए यहाँ पर ये चिन्ह आएगा, हे, हो, रे और अये,
और भी होते हैं संबोधन, ये 4 लेकिन पर्याप्त हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इनके चिन्ह हैं, कारक, उनकी विभक्तियां और उनके चिन्ह हैं। ये एक चार्ट है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कारक नाम दे सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपका लिख जाए तो बताइएगा, और जिनका लिख गया हो तो वो उत्तर लिख सकते हैं कि कितने कारक होते हैं। ये मेरा प्रश्न है। इस चार्ट को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि कितने कारक होते हैं? ब्लू कलर क्लियर नहीं है। अच्छा, क्षमा करें जी, तो मैं इसमें येलो कलर ले लेता हूँ, ये दूसरा अभी दिख रहा है। 5, 7, 19 कारक कहाँ से होते हैं भाई? कुलदीप जी, एक बार आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं एक बार बोल देता हूँ, अगर आपको कहीं समस्या हो तो, है ना? एक सेकंड रुकिए, ये बंद का हो जा रहा है भैया, प्लीज बंद मत होना दादा। एक बार देख लीजिए आप लोग, मैं बोल जाता हूँ। विभक्ति में, विभक्ति तो आपसे बन जाएंगी क्योंकि आपने शब्द रूपों में लिखी हैं, प्रथमा से लेके सप्तमी और अंत में संबोधनम। उसके बाद कारक कौन कौन से हैं तो मैं बोल देता हूँ क्रम से: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और फिर कारक चिन्ह कौन कौन से हैं तो ने के बगल में ब्रैकेट में भूतकाल, फिर को, फिर से, अल्प विराम के द्वारा, चतुर्थी का के लिए, पंचमी से ब्रैकेट में अलग होना, षष्ठी में 6 हैं, का, कौमा के, कौमा की, है ना? कौमा को हम अल्प विराम बोलते हैं ना, मैं लेकिन कौमा बोल देता हूँ। फिर रा, अल्प विराम रे, अल्प विराम री। फिर है सप्तमी में 3 है, मैं, अल्प विराम पे, अल्प विराम पर। और संबोधन में 4 हैं, हे, संबोधन या संबोधन वाचक या विस्मयादिबोधक चिन्ह, हो, रे और अये। हाँ नहीं, मेरा प्रश्न है कारक कितने हैं, कारक। ठीक है, कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 8 दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो अच्छी बात है। अगर दिख रहा है तो मैं अब पीला कलर यूज करूंगा जी। 8, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आप सभी का जो, हाँ एलियन जी भी लिखना है, लिख लेने दीजिए इनको। हाँ, कितने कारक हैं? कोई कह रहा है 8, कोई कह रहा है। वाह भैया, एलियन जी, आप सत्य बताइए, आपने तुक्का मारा है या आप पहले से जानते हैं कितने कारक होते हैं? भैया एक बार एलियन जी के लिए तालियां बजा दो। 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। अब जो भी है इनका उत्तर लेकिन सत्य है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे पढ़ाते हैं ना छात्रों को, तो अब पूछा कितने हैं, तो कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 6, कोई कह रहा है 7, तो एक ना एक उत्तर सही हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एलियन जी पहले से परिचित है। तो 6 कारक होते हैं। अब आप कहेंगे गुरु जी यहाँ तो हमको 7, 8 दिख रहे हैं, तो फिर कैसे 6 हो गए? तो समझिएगा, देखिए, संबोधन जो है वो कारक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो संबोधन है। अब बचे कितने हमारे पास? 7 बचे: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अब इसमें भी संबंध जो है वो कारक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको परिभाषा लिखवाई है, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया के साथ जिसका अन्वय, अन्वय यानी क्या? संबंध होता है। तो चूंकि कारक का मतलब ही है संबंध, कारक कहते ही संबंध को है, इसलिए संबंध जो है वो कारक नहीं होता है। तो बचे कितने? 6। क्या क्या? कर्ता, कर्मम, करणंच, संप्रदानम, अपादान और अधिकरण। ये जो है हमारे 6 कारक होते हैं, है ना? इसका श्लोक भी मिलता है: कर्ता कर्म च करणंच संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे चाहु कारकाणि सट। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। ठीक है जी। संबोधन कारक नहीं होता है क्योंकि वो संबोधन है, और संबंध इसलिए नहीं होता क्योंकि कारक का मतलब ही संबंध है, क्योंकि कारक से ही हम बताते हैं कि संबंध है। ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इनका थोड़ा थोड़ा परिचय जान लेते हैं, विस्तार से बाद में समझेंगे। सबसे पहले क्या है? कर्ता। कर्ता का अर्थ आप जानते हैं, कर्ता क्रिया को करने वाला, क्रियाम करोति इति कर्ता। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं जो है आगे आपको पता चलेगी। अच्छा, यहाँ पर इसका चिन्ह क्या है? ने। अब ने में मैंने भूतकाल क्यों लिखा? इसका कारण है, देखिए, अगर जैसे हम वाक्य ही लिखते हैं, ठीक है, कर्ता और क्रिया का, तो राम ये कर्ता है। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, यहाँ विभक्ति सामने लिखी है, तो विभक्ति सामने लिखने का कारण है, क्यों? क्योंकि ये कर्ता कारक है ना, ये हमेशा प्रथमा में ही होगा, ये कभी द्वितीया में नहीं हो सकता। हाँ, हालांकि कभी जो है तृतीया में हो जाएगा जब हम कर्तवाच्य कर्मवाच्य पढ़ेंगे, लेकिन द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन ये तो कभी होगा ही नहीं। या तो प्रथमा होगा या तो तृतीया होगा। जो कर्ता है वो 2 ही होता है, या तो तृतीया में होगा या तो प्रथमा में। लेकिन आप ये समझें कि कर्ता हमेशा
प्रथमा ही होता है, ठीक है। तृतीया जब होगा, जब हम वो सीख जाएंगे, है ना, उस समय हमारा लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो कर्ता हमेशा किसमें होगा? प्रथमा में, और उसका चिन्ह क्या है? ने। अब हम वाक्य बनाते हैं रामः पठति, क्योंकि हमने ये दो ही सीखे हैं, राइट। या फिर जैसे चलो अब क्रिया आप सीख गए तो मैं लिख देता हूँ रामः हसति। अच्छा चलिए एक और वाक्य बना लेते हैं ना अभी आपको। जैसे अब राम शब्द आपको याद हो गया, तो राम जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे यहाँ मुझे दिख रहे हैं समयः, या गरुड़ः लिख देते हैं, गरुड़ः, गरुणः, गरुड़ः खादति, ये खा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रियाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर क्रिया है पठति, पढ़ना, तो कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं। हसति, हंसने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और खादति, खाने की क्रिया कौन कर रहा है? गरुड़ कर रहा है। इसलिए ये सब क्या है? कर्ता है। क्रिया के साथ उनका संबंध है, क्रिया को करने वाला ही तो कर्ता हुआ ना भैया, है ना। जो क्रिया को करे वही कर्ता, कर्ता का ये पहचान। तो यहाँ पर सभी में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। अब मान लीजिए हमारे पास एक गरुड़ की जगह 4-5 गरुड़ हैं, तो क्या हो जाएगा? गरुड़ा, जैसे रामा वैसे क्या होगा? गरुड़ा। तो गरुड़ा के साथ क्या होगा? अब चूंकि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी। तो यहाँ पर सॉरी, गरुड़ खा रहे हैं तो गरुड़ा खादंती बन जाएगा। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है? ये हमारा वाक्य है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा? ने भूतकाल में क्यों लिखा? अगर आप ध्यान से देखो तो रामः पठति, राम पढ़ता है। यहाँ पर कहीं मैंने ने का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, ने का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि ने का प्रयोग जो है केवल भूतकाल में होता है, वर्तमान और भविष्य में नहीं होता। जैसे अगर हम इसको भविष्य काल भी बना लें तो भविष्य काल कौन से लकार में होगा? लृट लकार में। उसी तरह से भूतकाल किस लकार में होगा? लंग लकार में, है ना। तो अगर मैं बोलूंगा राम पढ़ेगा तो वहां पर मैंने ने प्रयोग नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहूंगा राम ने पढ़ा, भूतकाल में बोलूंगा, तो मैं वहां पे ने का प्रयोग करूंगा। राम ने पढ़ा, गरुड़ ने खाया, है ना। तो वहां पर ने आ गया। इसलिए ने का प्रयोग जो है, यानी कर्ता के कारक चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में अधिक होता है, वर्तमान और भविष्य में नहीं होता। होता है तो लेकिन थोड़ा बहुत होता है ना। इसलिए यहाँ पर ने में भूतकाल लिखा है। उसी तरह से दूसरे वाक्य पे चलते हैं। चलिए जी, कर्म, कर्म का चिन्ह क्या है? को। अब कर्म क्या है? तो कर्म के विषय में कहा जाता है कर्तु ईप्सित तमम कर्मम, यानी कि कर्ता जो भी काम कर रहा है उस काम को करने के लिए, उस क्रिया को करने के लिए कर्ता के लिए जो अभीप्सित है, जो इच्छित है, वही कर्म है। जैसे कि अब गरुड़ यहाँ क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। गरुड़ खाने की क्रिया कर रहे हैं, तो गरुड़ को खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना भैया, उनका कुछ ईप्सित होगा तभी तो खाएंगे। खाने की क्रिया कैसे संपादित होगी? अब वो भोजन हो सकता है, वो फल हो सकते हैं, और भी अन्य कई पदार्थ हो सकते हैं। तो जो भी वो पदार्थ होगा या जो भोजन होगा वही उनका क्या होगा? कर्म होगा। समझ में आ रही है? वही इनका क्या होगा? कर्म होगा। इसीलिए गरुड़हा खादति, तो खाने के लिए जो चाहिए होगा भोजन, तो उस भोजन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी जी? गुरुजी दिख नहीं रहा है ठीक से इस कलर का पेन में। अच्छा पीला ही करते हैं फिर जी, या सफेद यूज कर लेते हैं, सफेद में दिखेगा। इसको मिटा देते हैं, हाँ अब दिखेगा संभवतः। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ, इतना बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी। तो क्या है? गरुड़ा खादति, अब दिख रहा है। हाँ, तो गरुड़ जो है खा रहे हैं, तो उनको खाने के लिए जो सबसे, खाने की जो क्रिया है उसको संपादित करने के लिए जो सबसे अभीप्सित है वो क्या है? उनका कर्म है। तो खाने के लिए मान लो भोजन खा रहे हैं, तो भोजन उनका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाने के लिए कुछ तो, गुरुजी इंग्लिश की तरह एक सिंपल फॉर्मेट बना के सिखाएं। इंग्लिश में हम फॉर्मूला बना दिया करते हैं, जैसे सब्जेक्ट, हाँ हाँ इसमें भी फॉर्मूला है, आप टेंशन मत लीजिए, ये तो बेसिक है ना। अभी देखिए इंग्लिश में क्या है, लेकिन छोटे छोटे वाक्य बनते हैं। इंग्लिश में काम गड़बड़ हो जाता है, संस्कृत में काम गड़बड़ नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा। संस्कृत में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, तो यहाँ भी फॉर्मूला सिस्टम है। अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, लेकिन वो अब इंग्लिश में क्या है, आपको ये पूरा, आपको इंग्लिश में ऐसे तो नहीं पढ़ाते ना कि सब्जेक्ट पढ़ा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर आईएनजी या ईएस या ऑब्जेक्ट, ऐसे पढ़ाते हैं। तो क्या सारी चीज एक साथ पढ़ाते हैं कि एक एक करके पढ़ाते हैं? एक एक करके पढ़ाते हैं। अभी हम केवल एक स्थान में पहुंचे। इंग्लिश में तो 4 ही 5 चीजें हैं, इसमें तो 7 हैं। कैसे काम चलेगा भाई? अगर 7 एक साथ बता दूंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? कर्म को। तो कर्ता को अपना क्रिया संपादित करने के लिए जो सबसे आवश्यक है वही उसका कर्म है। तो उनको क्या चाहिए? भोजन। तो अब देखिए यहाँ पर कर्म जो है, या अपनी कॉपी में देखिए,
कर्म में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, यानी कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि जो राम शब्द है उसके द्वितीया विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है? राम शब्द के द्वितीया विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है? हाँ, फटाफट बताएं जरा। राम शब्द के द्वितीया विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा? हाँ, देख के नहीं बताना है भाई, बिना देखे, आप तक आपको याद हो जाना चाहिए। होमवर्क में चाहिए, बाद में डाला है। ठीक, चलिए जी। विद्यार्थी चैट, रामम, बहुत बढ़िया, रामम, बहुत अच्छे। तो क्या बनेगा? रामम। तो जैसे रामम होगा द्वितीय एक वचन, तो भोजन का क्या हो जाएगा? भोजन का क्या हो जाएगा? भोजनम हो जाएगा ना जी। जैसे रामम वैसे ही भोजनम, हालांकि भोजन नपुंसक लिंगवाची है, फिर भी काम चलाने के लिए यहीं से चला लो। तो क्या हो जाएगा? भोजनम। अच्छा, भोजनम में द्वितीय क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर कर्म कारक है। भोजन क्या है? कर्म है। कर्म क्यों है? क्योंकि कर्ता को अपनी क्रिया संपादित करने के लिए भोजन की इच्छा है, भोजन की आवश्यकता है, इसलिए कर्म है। तो कर्म में हमेशा क्या होगी? द्वितीय। अब इसका अर्थ कर लीजिए, गरुड़हा भोजनम खादति, गरुण भोजन को खाता है। अगर को का आप लोप भी कर देंगे हिंदी में, जब हम वाक्य बोलते हैं तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट भी बोलेंगे तो गरुण भोजन खाता है, तो क्या हो जाएगा? गरुण भोजन खाता है, ऐसे हिंदी में अर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर संस्कृत में सही सही अर्थ करेंगे तो क्या होगा? गरुण भोजन को खाता है, गरुण भोजन को खाता है। समझ में आया जी? अब मान लीजिए गरुण जो है फल खाता है, तो फल क्या है? नपुंसक लिंगवाची शब्द है। तो जैसे रामम बनेगा द्वितीय एक वचन में, तो फल का क्या हो जाएगा? फलम हो जाएगा ना जी। अब फलम तो है, लेकिन फल कितने हैं, है ना? तो अब क्या हो जाएगा? जैसे फल खाते हैं तो गरुणहा फलम खादति, गरुण क्या खाता है? फल को खाता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हमारा कर्म कारक होगा। ऐसे ही जो अन्य चीजें वो खाएंगे उसमें कर्म यानी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। उसी तरह से अगला है हमारा करण, इसमें हमेशा तृतीया विभक्ति होगी। करण का मतलब होता है साधन। ठीक है, चलिए अभी मैं सिर्फ परिचयात्मक ज्ञान दे रहा हूँ। फिर चतुर्थी संप्रदान, इसका चिन्ह है के लिए। संप्रदान का मतलब होता है देना, किसी को देने के लिए। फिर पंचमी अपादान से अलग होना। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो से चिन्ह है ये दो जगह है, एक तृतीया में है, एक पंचमी में है। तो वहां जो से है तृतीया का, वो जोड़ने के लिए या साधन के लिए उपयोग होता है। लेकिन पंचमी का जो से है वो अलग अलग करने के अर्थ में होता है। फिर अलग मतलब कोई चीज किसी से अलग हो रही है। जैसे मान लीजिए ये मेरा मोबाइल अभी मेरा बिस्तर पे रखा है, तो मैं मोबाइल बिस्तर से उठा रहा हूँ मतलब उसको बिस्तर से दूर कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? से अलग होने का अर्थ। उसी तरह से संबंध क्या है? तो का के की रा रे री। तो जब किसी दो व्यक्तियों का, दो वस्तुओं का, या किसी एक व्यक्ति एक वस्तु का संबंध बताया जाएगा, वहां कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। और संबंध यानी षष्ठी विभक्ति। विभक्तियों को जरूर याद रखिएगा, फिर आप वाक्य बनाना सीखेंगे। तो जैसे आपका, आपका नाम क्या है, तो आपका और आपके नाम का संबंध हो गया। आपके पिताजी क्या करते हैं, तो वहां देखिए के आ रहा ना। आपके, यह आपकी पुस्तक है, तो आपकी और पुस्तक का संबंध हो गया, मतलब आपका और पुस्तक का संबंध हो गया। तो वहां के, जैसे हम पूछते हैं तुम्हारा, तुम्हारी माताजी क्या करती हैं, तो तुम्हारी से थोड़ा ऊपर लिखिए। हाँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं, ये तो सामान्य परिचय दे रहा हूँ ना, सिर्फ जानने के लिए कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। अभी हम शब्द रूप में इसको ढालेंगे। तो क्या हो जाएगा? आपका, आपके, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ये दोनों के संबंध होगा। उसी तरह से अधिकरण का मतलब क्या होता है? आधार। आधार मतलब जैसे मैं भूमि पर खड़ा हूं, तो वहां पे पर हो गया। या मेरा टैबलेट बिस्तर में रखा है, मोबाइल टेबल पर रखा है, पेन मेरे हाथ में है, तो मेरे पेन का आधार क्या है? हाथ। तो वहां देखिए ना, मैं आ रहा ना, मैं। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप कुर्सी में बैठे हैं। देहाती भाषा में हम थोड़ा पे बोल देते हैं कि कुर्सी पे बैठे हैं, है ना। पे का भी प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं, ये संस्कृत से हिंदी बनाने के लिए, हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए। उसी तरह से संबोधन जो है, इसका प्रयोग भी जो है किसी को बुलाने के लिए होता है कि हे इधर आओ, अरे इधर आओ, है ना। अरे अरे भी इसमें है, अरे अरे इत्यादि। अरे सुनो तो जरा, इधर आओ, ये संबोधन है। अगर किसी पे क्रोध आ रहा है, क्रोध के लिए भी होता है, भाव प्रदर्शन के लिए। अरे मैंने तुमको मना किया था, तो ये क्रोध के लिए है। किसी को प्रेम करना हो तो प्रेम के लिए भी होता है, अरे ये बात है ना। तो प्रेम मतलब भाव के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है, भाव के लिए और किसी को बुलाने के लिए। तो ये आपके कारक थे। अभी आपको याद कर लेना है। याद कैसे करेंगे इनको?
इनका प्रयोग हम आगे सीखेंगे, इसी से हम वाक्य बनाएंगे। अभी केवल हम एक वाक्य बनाना सीखे हैं, कैसा, रामः पठति, और कर्म का वाक्य सीखे है ना। तो आपको शब्द रूप बता रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। इनको याद कैसे करना है, याद करने का देखिए, विभक्ति को भूल जाइए, विभक्ति आपको याद रखना है क्रम से। याद कैसे करना है, सिंपल तरीका है, पढ़ना, गाना जैसे गाइए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पेपर संबोधन हे भोरे। इस प्रकार से याद हो जाएगा आपको। आप कैसे गाएंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अपादान से अलग होना, संबंध का के कीरा रेरी अधिकरण में पेपर संबोधन हे भोरे, है ना। इस प्रकार से आप जो है याद करेंगे इनको, ये सबको याद होना चाहिए क्योंकि आगे पूछूंगा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य रचना होती है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम शब्द रूपों को देखते हैं जो आपको याद करने हैं ना। आप इनको कॉपी में लिखें या नहीं लिखें कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप लिख लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो, लिखा ही लो, है ना। ये भी आपका गृह कार्य समझ लो कि आपको ये दो शब्द और लिखने हैं। कौन कौन से, तो मैं बता देता हूं आपको। एक आपको लिखना है रमा, ये कौन सा है, आकारांत है, और रामा, सॉरी, आकारांत, आकारांत क्यों है, क्योंकि इसके अंत में आ है, दीर्घ आकारांत है, और कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। देखो कम से कम हमको 20 से 25 शब्द याद होने चाहिए, है ना। शब्द रूप अगर याद हो जाएंगे तो समझ लो जी हमने सारा काम जो है निपटा लिया। तो रमा, आकारांत, स्त्रीलिंग, ये याद करना है। साथ में फलम शब्द है, तो फलम शब्द तो आपको अभी याद हो जाएगा। देखो 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। अगर आपको राम शब्द याद है तो आपको फलम शब्द याद हो गया, समझ लीजिए ना। अब फलम शब्द क्या है, फलम जो है अकारांत है, सॉरी फलम नहीं होगा, फल शब्द होगा एक्चुअली, इसको फल लिखना चाहिए, है ना, तब सही है, फल। तो अच्छा, पीला वाला सफेद वाला उपयोग करना, एक सेकंड, हाँ। तो फल मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ। फल कैसा है, अकारांत है, और कौन सा लिंग है, ये नपुंसक लिंग है। देखिए लिंगों की पहचान मैंने आपको पहले बता चुके हैं कि लिंगों में थोड़ी सी लिंग पहचान में समस्या आती है, इसलिए लोक व्यवहार को प्राथमिकता दें, नपुंसक लिंग है, ठीक है जी। चलिए अब इन शब्दों को देखते हैं ताकि फिर आप वाक्य बनाना सीखें। रमा तो हो गया, याद हो गया क्या, याद होना है, लिखने से काम नहीं चलेगा भाई, याद भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अष्टाध्यायी में चलते हैं हम लोग। एक सेकंड, इसको हम बैक कर लें यहाँ, नहीं नहीं नहीं, गलत, ज्यादा बैक हो गया ना। ये विद धातु है, विद का मतलब एक धातु और लिखाऊंगा आज। अब आपने आज एक सीख ली, कौन सी, एक मिनट इसको बैक हो जाने दीजिए, रुकिए, है ना। जब तक आप लोग सर्च कर लें, अगर आप सर्च कर रहे हैं, कहाँ गया, धातु पाठ नहीं देखना हमको, शब्द पाठ देखना है, ठीक है। शब्द पाठ, क्योंकि शब्द देख रहे हैं तो शब्द पाठ, यहाँ पर हम लिखेंगे रमा, ठीक है। चलिए सर्च करते हैं रमा, ये आ गया, देखिए ये है ना, रमा, आकारांत। अच्छा इसको चालू कर लेते हैं, रुकिए, रमा, आकारांत, स्त्रीलिंग, है ना। हिंदी अर्थ है लक्ष्मी। कैसे रूप बनेंगे, प्रथमा से लेके संबोधन तक, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्या, रमायः रमाभ्यां रमाभ्या, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमा, ठीक है जी। ये हमको करना है। अच्छा ये आप लिख लेना इसको, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अभी इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, इसको कल पढ़ाएंगे क्योंकि एक एक दिन में एक एक दो दो करके चलिए। यहाँ इन्फो भी रहती है, अगर आपको देखना हो तो, या आपके ज्ञान के लिए इन्फो पे क्लिक करेंगे तो सारा ये आपको बता देगा, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा शब्द देखते हैं जो हमको अभी याद हो गया, समझ लिया। अगर राम राम याद है तो आपको ये भी याद है, ये नपुंसकलिंग है, फल, ठीक है। चलिए ऐसे, ठीक है जी। क्या है देखिए, सब नपुंसकलिंग बहुत ज्यादा सरल है, ये फल शब्द है, अकारांत है, और नपुंसकलिंग है। अगर आपको राम शब्द याद है तो आपको केवल प्रथमा और द्वितीया, ये दो ही विभक्ति याद करनी है। बाकी तृतीया से लेके संबोधन तक, सॉरी क्षमा करें गलत बोल दिया मैंने, प्रथमा और द्वितीया याद करनी है। तो बाकी तृतीया से लेके सप्तमी पर्यंत ये एक जैसा ही है, और उसके बाद संबोधन याद करना। ये एक जैसा किसके समान है, तो जैसा राम है वैसा ही नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग कोई सा भी हो, फल हो, भवन हो, लेखन हो, है ना, और भी जैसे पुस्तक हो, पुस्तक शब्द भी नपुंसकलिंगवाची है। तो इस तरह से जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे वो सभी
तृतीया से सप्तमी पर्यंत राम के जैसे ही बनेंगे। यानी कि अगर आपको पुल्लिंग याद हो गया, आपको नपुंसकलिंग याद हो गया। अब हमको याद क्या करना है, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, और उसमें भी बहुत सहायता है। क्यों? क्योंकि प्रथमा और द्वितीय बिल्कुल एक जैसी है, दोनों ही एक जैसी है। कैसे पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। फलम फले फलानी, एक दो बार बोलिए मेरे साथ, आपको वैसे याद हो जाएगा। फलम फले फलानी, द्वितीय में भी वही है, फलम फले फलानी। उसी तरह से पुस्तक का बनेगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। अभी भोजन हमने पढ़ा था, भोजन भी नपुंसकलिंग शब्द है। क्या होगा, भोजनम भोजने भोजनानी, भोजनम भोजने भोजनानी। इस तरह से दो चार बार बोलो, आपको प्रथमा द्वितीय याद हो गई। अब तृतीया से क्या है, तो देखिए वहां क्या बनता है, रामेण। आपको बताया था णा क्यों होता है, वो मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या है, फलेन। एक्चुअल में ना ही होता है सब जगह, अगर वहां पर रा शा और री अगर होंगे तो वहां पर ना का ना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फलेन। द्वितीया में क्या बनता है, द्विवचन में रामाभ्याम, यहाँ पर क्या बना है देखिए, फलाभ्याम। तृतीय बहुवचन में क्या बनता है, रामैहि, तो यहाँ पर क्या बना है, फलैहि, है ना। आ रहा है पढ़ते में, फलेन फलाभ्याम फलैहि, रामाय फलाय, फलाभ्याम रामाभ्याम, फलेभ्या रामेभ्या, बिल्कुल एक जैसे। पंचमी देखिए, फलात् रामात्, फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य रामस्य, फलयोः रामयोः, रामाणां फलानां, फले रामे, फलयोः रामयोः, रामेषु फलेषु। फिर यहाँ संबोधन थोड़ा परिवर्तन है, यहाँ पर होगा हे फल, हे फले, ये इसके अनुसार है ना, और हे फलानी। क्योंकि वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां केवल संबोधन में विसर्ग हट जाता है, वहां पर हे राम, और द्विवचन का हे रामो, बहुवचन का हे रामा। इसलिए यहाँ पर भी अंत का मकार, ये जो हलंत अनुस्वार है, ये हट जाएगा। क्या बचेगा, हे फल, हे फले, द्विवचन का सेम टू सेम, और हे फलानी। संबोधन भी सरल है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये नपुंसकलिंग याद हो गया होगा, क्योंकि अगर राम याद है तो नपुंसकलिंग भी याद है। बस हमको याद क्या करना है, रमा शब्द याद करना है। ठीक है जी। तो ये दो तीन शब्द हैं जो आपको तैयार करने हैं सबको। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे वाक्य रचना पर। ठीक है, अभी आप ये मान के चलें कि आपको ये सारे याद हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आपको संस्कृत की थोड़ी सी वैज्ञानिकता दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये कार्य करती है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो भाई साहब आप बंद हो जाइए, ऊपर कर लेते हैं। देखिए, तो अच्छा एक और चीज है, हाँ कैसे बताएं आपको। हाँ, आप समझें कि आपने एक लिट लकार है, हमने पढ़ा था लिट लकार, ये आप पढ़ चुके हैं, या इसको और सरल करूं। लिट लकार नहीं, चलो आपको मैं और सरल करके बताता हूँ। हालांकि लिट लकार ही होना चाहिए, लेकिन आपको और सरल करता हूँ मैं। ठीक है, लंग लकार। तो ये लंग लकार किसके लिए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बिंदी नीचे नहीं होगी, तो यहाँ है यहाँ पे, और हलंत यहाँ, लंग लकार है ना। लंग लकार किस काल के लिए होता है भैया, कॉपी में जरा देखिए आप लोग, भूतकाल। किस काल के लिए होता है, भूतकाल के लिए। तो एक वाक्य है, आप लोग इसका अंग्रेजी बनाइएगा, मैं ना हिंदी लिखता हूँ या मैं बोलता हूँ, इसको आपको अंग्रेजी बनाना है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, है ना। ये भूतकाल हो गया, है ना। हालांकि इसमें लिट लकार होना चाहिए, लेकिन समझने के लिए लंग लकार लगा देते। अभी आपको ये भी बताएंगे कि लंग लकार लिट लकार में क्या अंतर है, ये भी बताएंगे आप इसका हिंदी बताइए जरा, है ना। हिंदी बोलो, सॉरी हिंदी तो लिखा है, अंग्रेजी बताइए। राम ने रावण को मारा, ये इसका हिंदी का अंग्रेजी बनाइए जरा। मेरी अंग्रेजी आपको पता ही है टॉप क्लास है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, लिखें जरा आप लोग, राम हैज किल्ड रावण। अच्छा हैज भी लगेगा क्या, हाँ ये तो मुझे नहीं पता था। और चलो अगर बिना हैज के लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या, जैसे राम किल्ड रावण, ऐसे नहीं चलेगा क्या। हाँ ऐसे चल जाएगा भाई। हाँ अगर गलत गलत हो तो तू काम चला लो, काम चलाना है, रावण। ठीक है, राम किल्ड रावण, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ चला, मतलब काम चल जाएगा। और गरुड़ जी की अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी, इसलिए वो हैज भी यूज कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। राम किल, किल तो नहीं होगा जी, क्योंकि ईडी लगेगा, इतना तो मुझे भी आता है। ईडी जो है वो उसमें क्या बोलते हैं, भूतकाल के लिए होता है ना। हाँ इतनी अंग्रेजी तो मैं जानता हूँ। चलिए, तो हाँ अब बहुत बढ़िया, क्या अर्थ हो गया, राम ने रावण को मारा। चलिए अब क्या करिए, आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा, अब आपको चमत्कार दिखाते हैं। ये रावण जो है,
इसको उठा के कहाँ कर दीजिए, आगे, राम को उठा के कर दीजिए पीछे। क्या वाक्य बन जाएगा? रावण किल्ड रावण राम। देखिए अर्थ उलट पुलट हो गया भैया, पूरा हो गया ना अर्थ उलट पुलट। उल्टा ही वाक्य हो गया कि रावण ने राम को मारा। हे भगवान। चलिए दूसरा काम करते हैं। अब ये जो किल्ड है ना क्रिया, ये क्रिया है किल्ड है ना, मारा। हनत है ना, तो हन धातु से होता है ना मारना, जान से मार देना, हन धातु याद करिए। तो अब इसको आगे उठा के रख देते हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा? किल्ड। अब राम का राम रखते हैं, राम, और रावण का रावण। ठीक है जी। क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? किल्ड राम रावण। आप लोग एक बार बता दीजिए। इस देखो ये वाले वाक्य में तो अर्थ उलट पुलट हो गया कि मैंने पीछे वाले शब्द को आगे रखा, आगे वाले को पीछे रखा, तो सारा काम ही उल्टा पुल्टा हो गया, अर्थ ही बदल गया। अब ये दूसरा वाक्य जो है, इसमें मैंने क्या करा, क्रियापद को आगे ले गया और बाकी सेम टू सेम है। तो क्या ये जो है सही है वाक्य? किल्ड राम रावण। मुझे लगता है शायद ये वाक्य अंग्रेजी के हिसाब से सही नहीं होगा। चलिए, अच्छा मुझे अंग्रेजी भाषा से कोई विरोधिता नहीं है भाई, है ना। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि संस्कृत भाषा क्यों साइंटिफिक कही जाती है ना। बाकी भाषा हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और सबको अध्ययन के लिए पढ़ना चाहिए। अच्छा अब एक काम और करते हैं कि क्रियापद को आगे रखते हैं। एक सेकंड, क्रियापद को आगे ही रखते हैं लेकिन राम को उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो क्या वाक्य बन जाएगा हमारा? किल्ड, सॉरी ई पहले आएगा, हाँ। किल्ड, रावण को उठा के पहले करना है, रावण राम। ठीक है जी, ये हो गया। क्या ये वाक्य सही है? तो आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल गलत वाक्य है ना। तो इस तरह से हमने जब उलट पुलट किया तो सारा काम ही क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। चलिए अच्छा, अब इसको संस्कृत में बनाते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में चूंकि ये भूतकाल की बात है, तो कौन सा लकार प्रयोग होगा यहाँ पर? लंग लकार। ये सामान्य भूत के लिए है। भूतकाल 3 प्रकार का होता है, याद करिए वो श्लोक, है ना। भूते लंग लुंग लिटस्तथा। तो लंग लुंग और लिट, सॉरी लिट लकार है ना, लिट होता है कि लिंग होता है, एक बार देखना पड़ेगा, मुझे भी दिमाग में नहीं है इस समय। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ ध्यान है। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य जो है गड़बड़ सड़बड़। अब इसको संस्कृत में बनाते हैं। क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए वाक्य क्या है, राम ने, और ने क्या है, ने कौन सा है, कर्ता है। तो और कितने राम है यहाँ पर? एक राम है। तो कर्ता का कौन सा वचन लगेगा? एक वचन, चूंकि भूतकाल में, इसलिए क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा जी, राम। ठीक है। अच्छा अब किसको? रावण को। तो को किसका चिन्ह है बताएं भैया? को किसका चिन्ह है? कर्म का चिन्ह है ना, कर्म का चिन्ह को। रावण को किसका चिन्ह है? कर्म का। तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। और रावण कितने हैं? एक हैं कि दो हैं कि 10,000 हैं? एक ही है। तो कौन सा वचन होगा? एक वचन। इसलिए जैसे राम का द्वितीय एक वचन क्या बनता है? रामम। वैसे रावण का द्वितीय एक वचन क्या बनेगा? रावणम। आ रहा है समझ में? रावण को, राम ने रावण को मारा। मारा के लिए कौन सी धातु है? हन धातु है। और हन धातु का ये चूंकि भूतकाल है, इसलिए कौन सा लकार प्रयोग करेंगे? लंग लकार। तो लंग लकार में अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन क्या रूप बनेगा? अब देखो यहाँ पर अब आपसे सबसे प्रश्न है कि जो हन धातु है इसका लंग लकार तो हम लगाएंगे, ठीक है जी। और अब आपको बताना है, 2 प्रश्न एक साथ हैं कि लंग लकार धातु का कौन सा पुरुष लगेगा और कौन सा वचन लगेगा, जरा बताइए। यहाँ पर हन धातु का हम लंग लकार तो बनाएंगे, लेकिन कौन सा पुरुष और कौन सा वचन, फटाफट लिखिए जरा। यहाँ पर धातु का जो कौन सा रूप लगेगा? प्रथम एक वचन, ठीक है जी। आगे और दो चार लोगों का देख लेते हैं। हाँ, अभी पूछूंगा भी, ये दिमाग में रहना चाहिए। कोई भी उत्तर जब आप देते हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि क्यों लगेगा, क्योंकि वो क्यों लगेगा ये बहुत जानना जरूरी है ना। क्यों लगेगा ये जानना। प्रथम पुरुष एक वचन, बहुत बढ़िया। हाँ, जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो आपके, मैं समझ मान के चलता हूँ कि आपके दिमाग में ये उत्तर है कि क्यों लगेगा, है ना। क्योंकि क्यों पता है तो समझ लीजिए उत्तर सही है, और क्यों नहीं पता तो उत्तर गलत है। ठीक है जी। हाँ, प्रथम एक वचन, बहुत बढ़िया। और भी लोग संभवतः अभी किसी कार्य में व्यस्त होंगे या सुन रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो सभी का उत्तर सही है। प्रथम एक वचन क्यों लगेगा? कारण है क्योंकि कर्ता क्या है हमारा? एक वचन है। एक वचन तो समझ में आ गया। प्रथम पुरुष क्यों लगेगा? क्योंकि त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इनमें से कोई सा शब्द नहीं है, कोई अन्य शब्द ही है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष। सिंपल सा आंसर, ठीक है जी।
तो यहाँ पर अब क्या बनेगा लंग लकार में, अगर आप रूप देखेंगे तो बनेगा अहनत, सॉरी अनत, अहनत रूप बनता है ना। जैसे अपठत अपठत, हनत सॉरी हनती, वहाँ हंती बनता है, सॉरी अहनत रूप बनेगा। आप ये यूं समझे कि अहनत बनेगा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, रामः रावणम अहनत, ये हमारा पूरा वाक्य बन गया। ये भूतकाल में, इसलिए भूतकाल में बता रहा हूँ। अब चलिए, अर्थ क्या हुआ, भूतकाल राम ने रावण को, रावण को अहनत मतलब मारा। चलिए भैया, अब वाक्य को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, ठीक है जी। अहनत को पहले क्या किया था हमने, पहले सॉरी रावण को पहले किया था ना, रावण को पहले कर देते हैं। चलो भैया, क्या हो जाएगा, संस्कृत में लिखा है रावणम, फिर राम को बाद में किया था तो रामः, और अहनत का रख देते हैं अहनत। अब करिए इसका अर्थ क्या है, रावणम द्वितीय एक वचन, कर्म को, रावण को, रामः प्रथमा एक वचन, राम ने, रावण को राम ने अहनत मारा। क्या वाक्य बदला, क्या अर्थ परिवर्तित हुआ आगे पीछे करने में। ये तो सिंपल सा वाक्य है कि राम ने रावण को मारा, लेकिन इसको आगे पीछे करने में क्या वाक्य बदला, रावण को राम ने मारा, नहीं बदला, अर्थ वही है। और उल्टा कर देते हैं, क्रियापद को आगे ले आते हैं, अहनत, अहनत रावणम, रावणम रामः। करिए अर्थ क्या बनेगा, अहनत मारा, रावणम रावण को राम ने, मारा रावण को राम ने, क्या अर्थ बदला, नहीं बदला, ठीक है जी। और इसको और बदल दे, जितना घुमाना फिराना घुमा फिरा दीजिए, ठीक है भैया। क्या कर लीजिए, रामः अहनत, अहनत बीच में डाल दो और रावणम पीछे लिख दो, रावणम। इस प्रकार से क्या लिख बनाइए, राम ने मारा रावण को, क्या अर्थ बदला, नहीं बदला। और जितना घुमाना, जितना आप कल्पना कर सकते हैं, ये तीन वाला है ना, अहनत, अहनत रावणम रामः, जैसे आपको बनाना है, जितना तोड़ना मोड़ना मोड़ लीजिए, अर्थ परिवर्तित नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि शब्दों का अर्थ उस विभक्ति के कारण उसी के साथ जुड़ जाता है। अब आपको समझ में आया कि क्यों शब्द रूप परम आवश्यक हैं, क्यों जरूरी है, ये कारक क्यों जरूरी है ना। कारक हिंदी में इसलिए बताए ताकि आपको समझ में आए, लेकिन संस्कृत में ही पढ़ेंगे तो ये अर्थ है, रावण को मारा राम ने, अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ। वाक्य कैसा भी उल्टा पुल्टा कर दीजिए, वाक्य नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी में एक होता है ना, कि जैसे राम, मैं एक वाक्य बनाता हूं, राम इज ईटिंग, है ना, ईटिंग स्पेलिंग देख लेना भैया, गलत है कि सही है, राम इज ईटिंग, राम खाता है, यही बात होगा ना। तो अगर आप इस इज को पीछे ले आएंगे, सॉरी आगे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इज राम ईटिंग, क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक बन गया, क्या राम खाता है। इसका सरल वाक्य बना लीजिए, रामः खादती, राम खाता है, खादती आगे कर दो, खादती रामः, राम खाता है, वाक्य बदलेगा नहीं। तो इसीलिए संस्कृत की यही साइंटिफिकता है। अब कल कोई भाई साहब, या पर 2-4 दिन पहले एक भाई बोल रहे थे कि ये स्पेस के लिए बहुत जरूरी है। अब मुझे ये देखिए, थ्योरी है या जो भी है, सत्य या झूठ है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने भी सुना है। तो होता ये है कि जब स्पेस में हम कोई संदेश भेजते हैं, है ना, मान लीजिए आसमान है ना, इस तरह का आसमान, तो इस यहाँ से कोई रॉकेट जब ऊपर जाता है तो क्या होता है कि वो, अब ये भाई मुझे नहीं पता ना, मैं पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि इंटरनेट पे ये क्लास जाएगी तो कई लोग इसी बात को उठा के उल्टा सीधा कुछ बना ना दे, इसलिए मैं मतलब ये सुना है, मैं वो बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब स्पेस, इसका साइंटिफिक रीजन मुझे नहीं पता है कि ऐसा होता है कि नहीं, और आजकल तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हमारे पास हैं कि ऐसा हो पाना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सुनते हैं। तो क्या होता है कि जब स्पेस में हम कोई संदेश भेजते हैं तो ग्रेविटी के या जो भी कारण हो, उसके कारण जो संदेश है वो पलट जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है। जैसे किसी ने राम किल्ड रावण भेजा तो पता चला रावण किल्ड रावण हो गया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, संस्कृत भाषा में भेजते हैं। अगर हाँ, लेकिन ये बात जरूर सिद्ध है कि नासा जो है, नासा हो चाहे कोई भी हो, ये संस्कृत को पढ़ाते हैं। IIT बॉम्बे है, IIT जो संस्थान है वहां भी संस्कृत चलती है। जर्मनी में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है संस्कृत का, उसमें शोध होती है। तो जब संस्कृत में संदेश भेजा जाता है तो वो बदलता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका अर्थ ही परिवर्तित नहीं होता है। इसीलिए संस्कृत को इतनी मान्यता मिलती है। गर्व करिए कि आपकी भाषा संस्कृत है। तो ये इसकी वैज्ञानिकता है, यही आपको बताना था वाक्य में।
तो अभी आपको 3 शब्द रूप कम से कम याद होने चाहिए सबको। 3 शब्द रूप याद होने चाहिए, राम, रमा और फल। आगे हम और भी शब्द रूपों को पढ़ेंगे। आप यूँ समझें, आप चूँकि अच्छे उत्तम विद्यार्थी हैं सभी लोग, तो मैं 2 दिन में या 3 दिन में 1 शब्द रूप तो आपसे याद कराऊँगा ही कराऊँगा, और याद होने चाहिए। बिना याद किए कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी? तो ये इस प्रकार हमारी आज की कक्षा थी। आज हमने कारकों का परिचय सीखा। ठीक है जी? अब कल की कक्षा में हम जो हमारे जितने लकार हैं, उनका क्या-क्या प्रयोग होता है, ये आपको वाक्य सहित मैं समझाऊँगा, क्योंकि मैं पहले वाक्य तक आना चाह रहा था कि आपको एक बार समझ में आ जाए कि वाक्य होते क्या हैं, ताकि आपको फिर मैं वो लकारों को समझा पाऊँगा, नहीं तो वो समझाने से आपके ऊपर से चला जाता। तो कल हम जो है लकारों को विस्तृत समझेंगे, और फिर जो कारक हैं, इनसे हम बड़े-बड़े वाक्य, क्योंकि हम छोटे-छोटे वाक्य तो बनाना सीख गए, है ना? हम कर्म तक पहुँच गए एक प्रकार से। अब हम करण को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, संप्रदान का किस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, अपादान का किस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, संबंध का किस प्रकार वाक्य बनेगा, तो ये सारे वाक्य कल हम बनाना सीखेंगे। और कारक का जो विशिष्ट प्रयोग है, इसमें एक उपपद विभक्ति होती है, उसका प्रयोग जब हम आगे भविष्य में कभी सीखेंगे, उसके आगे हमको फिर संधि पर चलना है, क्योंकि संधि पढ़े बिना हमारा पढ़ना जो है व्यर्थ है। तो आज की कक्षा में हमने जो है पुनः कारकों के विषय में जाना। इसके अतिरिक्त हमने जो है उनका कैसा सामान्य सा परिचय जो मैंने मौखिक रूप से दिया, लिखाया कुछ नहीं, क्योंकि लिखाऊंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर वाक्य रचना सीखी, और हमने जो है संस्कृत की क्या विशेषता है इसके बारे में जाना, और जो फल मतलब नपुंसकलिंग अकारांत है और स्त्रीलिंग अकारांत है। देखो भैया, नपुंसकलिंग तो आपको याद हो गया, ये मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर जिसको राम याद है तो उसको फल भी याद है, लेकिन रमा बहुत याद जरूर कर लीजिएगा। हाँ, और कल, हाँ एक और चीज, सॉरी, उनका परिचय तो जानेंगे, कारक को नहीं पढ़ेंगे, कल कारक हटा देते हैं, क्योंकि अब हम जो है सर्वनाम शब्दों की ओर चलेंगे, है ना? सर्वनाम शब्द जो है ये भी परम आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना भी काम नहीं चलता है ना? सर्वनाम में आते हैं, जैसे सर्वनाम क्या होते हैं, हमारी सामान्य परिभाषा की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन हमारे पाणिनि जी बहुत ज्यादा विद्वान थे, उन्होंने सर्वनाम के अलग से ही एक चीज सिस्टम बना दिया। उन्होंने एक गण पाठ बना दिया, सर्वादीनी सर्वनामानी। तो एक गण है जिसमें उसमें जितने भी शब्द हैं वो सभी सर्वनाम हैं। ठीक है, और अंत में लिख दिया कि लोक व्यवहार में जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को भी सम्मिलित करते जाएं। ठीक है जी? तो उनका अष्टाध्यायी जो है इतना फ्लेक्सिबल है कि वो कह के चले गए कि भाई अगर देखो भविष्य में कोई ऐसा शब्द आता है तो उसको भी इसमें सम्मिलित कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो वैसा ग्रंथ नहीं है कि जो लिख दिया तो हो गया। हमारे ग्रंथ में हम सम्मिलित कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है जी? तो कल हम सर्वनाम शब्दों को जानेंगे, और साथ में कारक, अगर समय रहा तो कारकों के विषय में भी वाक्य बनाना सीखेंगे, क्योंकि सर्वनाम के बिना फिर वाक्य बनाना अधूरा होगा। और परसों से, मतलब जब हमारी अगली कक्षा होगी, तो आपका होमवर्क थोड़ा सा बढ़ेगा, आपकी जागृति थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि अब मैं, चूंकि इतना मैंने परिचय आपको दे दिया है, लघु सिद्धांत कौमुदी का भी परिचय दे दिया। लघु सिद्धांत कौमुदी का परिचय देने का उद्देश्य ये था कि आपको उसको जानने की इच्छा जागृत हो। तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों के अंदर वो इच्छा जागृत हुई होगी। तो अब जो है हम आप लोगों का होमवर्क थोड़ा बढ़ाएंगे, आपसे वाक्य बनवाएंगे, और संभव रहा तो हम आपसे संभाषण की ओर चलेंगे, क्योंकि अब हमें संभाषण भी करना है ना। संभाषण कक्षा हमारी रुकी हुई है, वो इसी कारण से रुकी थी, एक तो ईयरफोन की समस्या हो रही थी, और वाक्य रचना आप लोग जानते नहीं थे। मतलब आप जानते होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मेरे मन में ये था कि भैया मैं आपको शून्य समझ के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक नियम है, हमेशा याद रखिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे विद्वान यहाँ पर हैं जो मुझसे अधिक ज्ञान रखते हैं, किसी विषय विशेष में रखते होंगे, या किसी अन्य चीज में रखते होंगे, है ना? और हो सकता है संस्कृत में भी रखते हों, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जब आप एक गुरु के पास जाते हैं तो ये सोच कर जाएं कि मैं शून्य हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। अगर आता भी है तो भी कुछ नहीं आता, तभी आप सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक तर्क दिया जाता है हमारे न्याय शास्त्र में, कि घड़ा तभी भरता है जब वो पूरा खाली होता है। और हमारे यहाँ आपने कहावत सुनी होगी कि अरे जल गगरी छलकत जाता। अगर आधा घड़ा भरा हो तो वो छलकता ज्यादा है, पूरा भरा हो तो नहीं छलकता है, और खाली है तो वो छलकने का कोई सवाल। इसलिए कभी किसी भी गुरु के पास जाएं, शून्य होकर जाएं। और जब गुरु के लिए भी निर्देश है कि अगर गुरु भी पढ़ा रहा है, शिष्य को ये मानकर पढ़ाए, कहते हैं ना पुत्रवत शिष्य, जो शिष्य है वो तुम्हारे पुत्र या पुत्री के समान होना चाहिए, उसको शून्य समझ के पढ़ाए। तो इस प्रकार से अध्ययन अध्यापन होता है जी। हाँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह है, वह है, इसका, उसका आदि। हाँ जी, अब इसका कल हम साक्षात वाक्य प्रयोग करेंगे। चलिए, अब आपका जो भी प्रश्न या विचार आज की कक्षा से संबंधित हो,
सादर आमंत्रित है। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं, ठीक है जी। और जो होमवर्क दिया है उसको जरूर पूरा करिए। एक हमारा साप्ताहिक होमवर्क है और एक हमारा प्रतिदिन वाला होमवर्क। कल आपको क्री धातु एक बार याद दिला देता हूँ, क्री धातु के धातु रूप लिख कर लाना है और साथ में रमा शब्द और कौन सा शब्द है, फल शब्द, ये भी लिखना है। रामानंद सागर की रामायण सीरीज में पहले एपिसोड में ये लाइन बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ, मैंने भी रामायण देखी, बहुत ही सुंदर रचना है रामानंद सागर जी की। उन्होंने पहले, हाँ, कई लोग मैं उनकी कुशवाहा जी की डिबेट में जब देखता हूँ कई लोग आ जाते हैं, वो क्या भैया हमने रामायण सीरियल में देखा था। अरे मूर्खानंद, वो रामानंद सागर जी शुरू में या अंत में बोलते हैं, आप देखेंगे तो वहां उन्होंने जितनी भी रामायण है, आनंद रामायण, बंगाली रामायण, तमिल रामायण है ना, कंबन रामायण जिसको बोलते हैं, इतनी जितनी भी रामायण उस समय प्रचलन में थी, उन सभी का प्रसंग उठाया है। तो वो तो वाल्मीकि रामायण से है भी नहीं। हनतु, हनतु का अर्थ क्या होगा? हनतु मारिए, आज्ञा, है ना। वो अभी लोट लकार पे चलेंगे जी, कृपया, मैंने बोला धैर्य बनाए रखें, है ना। अभी हमने केवल एक लकार पढ़ा, अभी मैं चाहता हूँ कि पहले शब्द तैयार करें, फिर धातु तैयार करेंगे और फिर वाक्य रचना इतनी लंबी लंबी बनेगी कि आप खुद कल्पना नहीं करेंगे। और अगर आप अच्छे से मेहनत करते रहे तो मैंने बोला है कि आप श्लोक भी बना पाएंगे, है ना। कर धातु, अच्छा, कर धातु, क्री धातु का लट लकार, हाँ लट लकार, अभी के लट लकार जो भी लिखना है सबका लट लकार ही लिखना है, किसी का भी दूसरा लकार नहीं लिखना है। लकार हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे ना, मैं दूसरे लकार पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी समस्या आ जाएगी वहाँ। पाराशर जी ने बताया था, आप कितने विद्वान हो, किसी गुरु के पास जाए तो अज्ञानी। हाँ जी बिल्कुल, तो गुरु आपको तभी सिखा पाएगा जब आप जो है अज्ञानी बनकर जाए। चीता कह रहे हैं, सर आई हैव ज्वाइन द क्लासेस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आई एम मिसिंग द कंटेंट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, हाउ कैन आई कंप्लीट दिस बैकलॉग। ओल्ड क्लासेस है और जी हमारा यूट्यूब चैनल है, ये भी इनको दे दीजिए, वहां पर भी अपलोड होती हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। हाँ, और जरूर देखिएगा, बिना ओल्ड क्लासेस देखें आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला जी। होमवर्क सेक्शन देखिए, अच्छा एक बार देख लेते हैं जी। अच्छा, नहीं कृणोति, हाँ हाँ यही है, कृणोति कृणुतः कृण्वन्ति, कृणोसि कृणुतः कृणुत, कृणोमि कृणुमः कृणुमः कृणुमः, ठीक है जी। सकर्मक कर्तरी क्री धातु, नहीं यार ये गलत है, ये कृणोति नहीं होगा। रुको रुको, मैं एक बार मैं चेक करता हूँ, रुकिए। आपने शायद संभवतः क्री धातु का एक डूकरे करण है ना, डूकरे करण है, तीन चार है क्री धातु भी, तीन चार है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अष्टाध्यायी से सर्च करें, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ, रुको। अरे भैया आ जाइए, धातु पाठ कहाँ गया, एक सेकंड, है ना, मैं निकाल रहा हूँ। आप करोति कुरुता कुरवंती, ये वाला सर्च करिए। हमारी अष्टाध्यायी थोड़ी फंस गई है। अरे भैया कहाँ गए, एक सेकंड, है ना, अटक गई है माता हमारी अष्टाध्यायी जी। मैं निकालता हूँ, ठीक है। द टीचर, ये नहीं नहीं, ये नहीं है। क्री, एक क्री होता है खरीदने के अर्थ में ना, बहुत सारी धातुएं आप, हाँ क्री, आपने ऊपर वाला निकाला ना, क्री हिंसायाम, मार डालने के अर्थ में ना, एक क्री ये करोति कुरुता कुरवंती, ये वाला क्री नीचे वाला करिए, डूकरे करण है, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर डाल देता हूँ, ठीक है, उसको लिखना है आप। डूकरे करण है ना, एक शंकराचार्य जी ने इस पर स्त्रोत ही बनाया था, डूकरे करण है, ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। अच्छा है, चकार, लिट लकार आपको पढ़ाना पड़ेगा, लिट लकार बहुत जरूरी। अरे ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, चल भैया, क्या समस्या है। हम्म, छोटा नहीं हो रहा है ये, रुकिए, ज्यादा ही छोटा, चलिए मैं अभी थोड़ी देर से भेजता हूँ, प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये आ गया, करोति कुरुता कुरवंती, हाँ डूकरे करने है ना, वो एक्चुअल में धातु क्या है, डूकरे, पूरी धातु का नाम है डूकरे, है ना। वो उसमें केवल क्री बचता है, यहाँ भी चला जाता है, डू भी चला जाता है। वो पांडे जी का कुछ सिस्टम चलता है धातु निर्माण का, वो यहाँ यहाँ इसलिए कि ये तीसरा धातु है, फिर वहां पे सेट अनेट ये सब होता है, बहुत लंबा चौड़ा काम है वो। आप जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे या अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, मैं यहाँ से कुछ भी बोलूंगा तो वो मजेदार नहीं होगा, है ना। वो फिर विस्तृत क्या है कि शास्त्रीय पक्ष में जाना, है ना, इसलिए इनवाइट लिंक्स, वाईटी चैनल शेयर चीता, आज वेबसाइट थोड़ा स्लो है जी, बात नहीं, चलिए। तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, होम गृह कार्य आपको मिल गया है, ध्यान रखिएगा।
सभी को नमस्ते, हर हर महादेव, नमस्कार।